Hello everyone, this is Yahya Kaludi. I was selected in IIT बॉम्बे. ठीक है, और इसके अलावा भी थोड़ी बहुत अचीवमेंट है, वो आप इन टेलीग्राम वगैरह पर देख सकते हो. यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गेट 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 1987. 1987 से लगभग 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीटली कराने का यहाँ पर मेरा टारगेट है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए. ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है कि थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का. ठीक है, अब ये जितना भी सेटअप हो चुका है अब उसे कंसिडर कीजिए, थोड़ा आगे मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा. तो मैं ये कह रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग के 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट है. तो इस टारगेट को स्टार्ट करते हैं आज ही से. मैंने सोचा कि अभी से हम करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे बिफोर एग्ज़ाम. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से. ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में गिने चुने क्वेश्चन है, लेकिन वो गिने चुने क्वेश्चंस भी क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. और 2021 के अंदर इन्होंने अभी तक मैंने देखा है उसके अंदर से आफ्टरनून सेशन के अंदर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सेम कंसेप्ट के ऊपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर. ठीक है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर 2 क्वेश्चन आफ्टरनून सेशन के अंदर पूछे गए थे. एक क्वेश्चन 1 मार्क का था और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था. दोनों का कंसेप्ट बहुत ही आसान और सिंपल था. क्या कंसेप्ट था वो यहाँ पर देखने वाले हैं. दूसरा एक क्वेश्चन 2021 के अंदर ही फ्रिक्शन से पूछा गया था. फ्रिक्शन से पूछा गया था. अब ये भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है. उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक गेट के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, वो सारे के सारे हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. हो सकता है कि लेक्चर अगर बड़े बन जाएंगे तो उसको पार्ट में ऑब्वियस बात है कि डिवाइड करना पड़ेगा. अब सबसे पहले क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गेट 2020-21 के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर आया था. और ये 1 मार्क्स के लायक भी था क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही सिंपल लग रहा था. यहाँ पर देखना क्या कॉन्सेप्ट सिंपल लग रहा था. A single story building model is shown in the figure. A single story building model is shown in the figure. The rigid bar of mass m is supported by 3 massless elastic columns whose ends are fixed against rotation. For each of the column, the applied lateral force P and the corresponding moment M are also shown in the figure. फिगर में देखना है भाई, मैं पढ़ रहा हूँ उस पर नहीं देखना, फिगर के अंदर देखना है. यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा. The lateral deflection delta of the bar is given by delta is equal to PL cube divided by 12 EI, where L is the effective length of the column, E is the Young's modulus of elasticity, and I is the area moment of inertia of the column cross section with respect to its neutral axis. I के corresponding बात हो रही है. और यहाँ पर बढ़िया सा आपको फिगर दिया हुआ है. For the lateral deflection profile of the column as shown in figure, the natural frequency of the system for horizontal oscillation is. ठीक है, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया. इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया. क्यों? क्योंकि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ था. फॉर गेट 2020-21 के लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. और जब पूछा गया तो 2 क्वेश्चन एक ही सेट के अंदर आ गए. अब फ्रेंड, जैसा कि फिगर तो आपको दिख रहा है, उसके ऊपर अब कुछ कहना नहीं है, बट जो कहना है वो यहाँ पर देखना. स्टिफनेस किसे कहते हैं? ठीक है, स्टिफनेस के की अगर मैं बात करूं, के स्टिफनेस की बात करूं तो आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ते होगे. स्टिफनेस इज नथिंग बट फोर्स या एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन. क्या बोलता हूं मैं? फोर्स और एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन. ठीक है, एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, तो P डिवाइड बाई डेल्टा यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी एक यूनिट डिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो जितना एक्शन रिक्वायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिफनेस बोलते हैं. नाउ यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है? यहाँ पर हमारे पास हर एक कॉलम के लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन है, डेल्टा इज इक्वल टू PL क्यूब डिवाइड बाई 12 EI. हर एक कॉलम के लिए
डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू PL³ डिवाइड बाई 12EI। यहाँ से अगर मुझे स्टिफनेस निकालना हो तो आई कैन राइट 12EI डिवाइड बाई L³ इज इक्वल टू P डिवाइड बाई डेल्टा इज इक्वल टू K। हो गया स्टिफनेस। यानी हर एक कॉलम के लिए जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन थी उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्टिफनेस निकाल सकता हूँ। तो हर एक कॉलम के लिए स्टिफनेस की वैल्यू आपके पास मिल चुकी है। देखो यहाँ पर फिर से पढ़ो, द लेटरल डिफ्लेक्शन डेल्टा ऑफ द बार, हर एक यहाँ पर 3 कॉलम बार दिख रहे हैं आपको। द रिजिड बार मास ऑफ M इज सपोर्टेड बाय 3 मासलेस इलास्टिक कॉलम, 3 मासलेस इलास्टिक कॉलम्स हुज एंड आर फिक्स अगेन रोटेशन। और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन दिया है ये बार का दिया है, बार का डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो जब बार का डिफ्लेक्शन दिया हुआ है आपके पास डेल्टा PL³ डिवाइड बाई 12EI, और ये बार किसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है भाई, मासलेस कॉलम के ऊपर, ठीक है। और ये मासलेस कॉलम के ऊपर जब रेजिस्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन कितना हुआ, हर एक कॉलम के अंदर इतना ही तो डिफ्लेक्शन हुआ। जब हर एक कॉलम के अंदर इतना ही डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ से हम स्टिफनेस कितने निकाल पाएंगे, स्टिफनेस निकाल पाएंगे 12EI डिवाइड बाई L³। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस इज नथिंग बट एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी P बाई डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास के। जब हर एक कॉलम के लिए हमारे पास P डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू है, हर एक कॉलम के लिए P डिवाइड बाई डेल्टा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो 3 कॉलम के लिए कितनी होगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कॉलम ज़रा देखो कौन से फॉर्मेट में है, सीरीज में है या पैरेलल में। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर कॉलम जो है वो किसके अंदर है, किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, ठीक है, पैरेलल के अंदर है, सीरीज में नहीं है। और जब पैरेलल का कंसेप्ट होता है तो K इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। इक्विवेलेंट स्टिफनेस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। नाउ यहाँ पर K जो है वो हमारे पास क्या है, हर एक कॉलम के लिए है। तो 3 हमारे पास कॉलम है तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट विल बी 12EI डिवाइड बाई L³ मल्टीप्लाई बाई 3। 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूँ ना, अलग अलग क्यों लिखूंगा मैं। तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 36EI डिवाइड बाई L³। तो K इक्विवेलेंट आपका हो गया 36EI डिवाइड बाई L³, ठीक है। K इक्विवेलेंट आपका निकल गया। निकालना आपको क्या है, फॉर द लेटरल डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ऑफ कॉलम as shown in the figure, the natural frequency of the system of horizontal oscillation is। So horizontal oscillation के लिए आपको natural frequency निकालना है। Natural frequency is nothing but omega n is equal to under root K डिवाइड बाई M। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अगर आपको रेडियन पर सेकंड निकालना है, अगर आपको हर्ट्ज के अंदर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ 1/√1/2 कर दो, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, आपको हर्ट्ज में मिलेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर इसी सेट के अंदर आया था गेट 2021 आफ्टरनून सेशन के अंदर। तो ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √K डिवाइड बाई M। क्या बोलता हूँ मैं, √K डिवाइड बाई M। और यहाँ पर K जो है वो K इक्विवेलेंट पूरी सिस्टम के लिए लगेगा। तो K इक्विवेलेंट लगाना है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 36EI डिवाइड बाई ML³, 36 डिवाइड बाई ML³ मल्टीप्लाई बाई EI, और वो पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है। सो सिंप्लीफाई करूँगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ओमेगा एन आ जाएगा हमारा 6EI डिवाइड बाई ML³। और यहाँ पर 36 का तो 6 हो जाएगा, बाकी जो बचा वो किसके अंदर जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा। और यही हमारा आंसर है। ये रेडियन पर सेकंड के अंदर आया, ये जो रेडियन पर सेकंड के अंदर आया तो ये भी रेडियन पर सेकंड के अंदर ही आएगा, ठीक है। किसके अंदर आएगा, रेडियन पर सेकंड के अंदर ही आएगा। तो ये बस था, कितना आसान सा क्वेश्चन था। बट यही क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने इस तरीके से समझाया हो, ठीक है। बट फटाफट से बहुत सारे वीडियोस में तो समझाया ही नहीं गया, तो मैंने सोचा कि यार अब जो समझाया नहीं समझाया उसको भूल जाओ। अब मैं ये लेता हूँ जिम्मा
कि पूरा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब के अंदर। ऐसा ट्राई करूंगा मैं, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग के, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन आपने देखा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, गेट 2020-21 के अंदर आफ्टरनून सेशन के अंदर पूछा गया था। आफ्टरनून सेशन के अंदर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अ प्रिज्मेटिक फिक्स बीम मॉडल्ड with a total lumped mass of 10 kilogram as a single degree of freedom system SDOF is shown in the figure। जैसा कि आपको फिगर दिख ही रहा होगा। If the flexural stiffness of the beam is 4 pi square kilonewton per meter, its natural frequency of vibration in hertz इन इंटीजर इन फ्लेक्सरल मोड विल बी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आफ्टरनून सेशन के अंदर गेट 2021 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जी, जो क्रिटिकल बात जो थी वो यहाँ पर थी, क्या थी, यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड लिखा है ना, इफ द फ्लेक्सरल स्टिफनेस ऑफ द बीम इज 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। तो फ्लेक्सरल स्टिफनेस के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने गलती की थी। 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर को समझना क्या, क्योंकि यहाँ पर बीम का जो ए और सी वाला पोर्शन है उसके बीच में एक एम वाला जो पोर्शन है यानी कि बी पॉइंट पर मास एम यहाँ पर हमारे पास है, जिसका वेट है 10 किलोग्राम। तो आप ए बी और बी सी सेगमेंट को क्या गिनोगे, सीरीज में गिनोगे या पैरेलल में गिनोगे। और सीरीज में गिनोगे अगर आप, तो क्या इसको k इज इक्वल टू वो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। या अगर आप इसको पैरेलल में मानते हो तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 लगाओगे, ठीक है। तो हकीकत में तो ये जो बार है इसके अंदर पैरेलल वाला कंसेप्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 करना ही नहीं है, क्योंकि पूरी सिस्टम के लिए यहाँ पर k इक्विवेलेंट ही दिया हुआ है। इफ द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द बीम, पूरा जो एंटायर बीम है ए से लेकर सी तक का, उस पूरे का के इक्विवेलेंट ही हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। कितना है हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर, 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर पूरा के। और आपको यहाँ पर पूछा है कि आपको निकालना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है वो हर्ट्ज के अंदर निकाल। तो पिछली बार जो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो रेडियन पर सेकंड के लिए निकाली थी, ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर निकालनी है। और वहाँ पर भी मैंने कहा था कि अगर हर्ट्ज के अंदर निकालनी है तो कुछ नहीं करना, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/2 पाई लगा देना है, बाकी अंडर रूट k डिवाइड बाई एम तो लगेगा ही, अंडर रूट k डिवाइड बाई एम तो लगने ही वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको हर्ट्ज में मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो k इक्विवेलेंट है यही डायरेक्टली यहाँ पर रखना है, न इसका समेशन करना है, न इसको वो सीरीज वाले फॉर्मूला से कुछ मल्टीप्लाई या ऐसा कुछ करना है, कुछ नहीं करना। ये सीधा जो आपको k दिया हुआ वो सीधा का सीधा यहाँ पर रख देना है। और मास आपको 10 किलोग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम। क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहाँ पर बिना कैलकुलेटर भी आराम से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ Fn इज इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट k की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई स्क्वायर, लेकिन ये तो किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर में, तो मैं लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है, मास किलोग्राम में। अब ध्यान से यूनिट कन्वर्जन देखना, यूनिट कन्वर्जन में ऐसा है कि ऊपर मेरे पास है किलो न्यूटन पर मीटर और नीचे मेरे पास है किलोग्राम, ठीक है ना, यही है। और पूरे का क्या है, अंडर रूट है, पूरे का क्या है हमारे पास, अंडर रूट है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या आपको विजिबल है, क्या देख लेता हूँ, एक मिनट, आपको विजिबल नहीं लगता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो 4 पाई स्क्वायर जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर है और m जो है वो किलोग्राम के अंदर है। सो यहाँ पर देखो 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन
पर मीटर। और नीचे क्या है, अभी इसका यूनिट का ही देखते हैं, वैल्यू को नहीं देखते। तो नीचे क्या है हमारे पास, किलोग्राम, और ये पूरे का क्या है, अंडर रूट। तो अब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन देखना, किलो न्यूटन को अगर न्यूटन बनाना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 10⁻³ से यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि वो न्यूटन बन जाए। तो 10⁻³ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 10⁻³ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पर बचा क्या, किलो न्यूटन का क्या हो गया, न्यूटन हो गया, न्यूटन पर मीटर डिवाइड बाई किलोग्राम। और न्यूटन को मैं क्या लिखूंगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1/m डिवाइड बाई किलोग्राम। क्यों न्यूटन को हम किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके लिए लिखते हैं, बिकॉज F इज इक्वल टू एम है। F इज इक्वल टू एम है, हम 12वीं कक्षा से पढ़ते हैं या 11वीं 9वीं 10वीं जब से भी पढ़ते हैं हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही है, न्यूटन फोर्स है, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये मीटर और यहाँ से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये किलोग्राम और यहाँ से ये किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो वो √1/s² बचेगा मतलब ये तो हो गया हर्ट्स, क्योंकि 1/s जो होता है, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, वही तो हमारा हर्ट्स होता है। तो यहाँ पर आपको हर्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो डायरेक्टली हर्ट्स के अंदर ही आने वाला है। 4π² अगर बाहर निकलेगा अंडर रूट के तो क्या बचेगा, 4π² अगर अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 2π बचेगा। तो ये 2π और ये अंडर रूट वाला 4π² कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो है ये 0 और यहाँ पर ऊपर 10⁻³ है, तो ऊपर से नीचे अगर एक 0 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा। मतलब Fn इज नथिंग बट √100 हर्ट्ज, मतलब Fn इज नथिंग बट 10 हर्ट्ज। हो गया तुम्हारा आंसर। आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था भाई, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 पुट करना था। अगर आप वहां पर 10 पुट करते आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं यार सारी चीजें आपको विजिबल होगी जो भी मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर विजिबल होगी। Fn इज इक्वल टू, देखा ना आपने, 4π² जो है वो अंडर रूट में से निकलेगा तो वो 2π बन जाएगा, और वो ऊपर वाला 2π और नीचे वाला 2π कैंसिल हो जाएंगे। और जो ऊपर 10³ था, 10³ से हमने ये नीचे वाले 0 को काट दिया तो बचेगा क्या, 10², 10² 100 होता है, अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 10 हर्ट्ज इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 10 पुट करना था। अब मजे की बात ये कि ये सारी बातें जो है गेट 2021 एक्चुअल एग्जाम में आई, और उससे पहले यानी कि एक्चुअल एग्जाम से पहले मैंने यहाँ पर एक PDF शेयर की थी जिसकी प्रिंट आउट मेरे पास यहाँ पर है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक PDF शेयर की थी जिसकी प्रिंट आउट मेरे पास यहाँ पर है। उसके अंदर देखो यहाँ पर मैंने क्या वो PDF जो शेयर की थी उसके अंदर देखो, यहाँ पर आपको पता नहीं विजिबल है या नहीं, और वो आप PDF खोलकर भी देख लेना, अभी भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू √k/m, जैसा कि इससे पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया रेडियन पर सेकंड में, उसी के नीचे दिया हुआ है नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आपको हर्ट्ज के अंदर चाहिए तो 1/2π √k/m, और उसके साथ ढेर सारे कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं हो तो पहले उस पर अच्छे से फॉलो करो, और उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब पर भी अब काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए, किसके ऊपर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है वो अगले सेशंस पर बढ़ेंगे, यानी कि अगले जो सब्जेक्ट्स है उनके गेट प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।